ग्राफ मैंने ड्रॉ किया किसी दो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और दूसरी टाइम। तो हमारा जो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ड्रॉ करेंगे हम, उसे क्या बोलेंगे हम, पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या बोलेंगे उसे, पोजीशन टाइम ग्राफ। सेम वे अदर ग्राफ ड्रॉ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, तो उसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेशन के बारे में और डिस्टेंस के बारे में। इसका मतलब ऑलवेज गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्ड फिजिकल क्वांटिटी। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, द थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, द थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, द थर्ड फिजिकल क्वांटिटी either obtained by number first area under the graph, area under graph, and number second बोलो by slope of graph, by slope of graph। ठीक है, तो अब याद होना चाहिए जब हमने बात की कि बाय एरिया अंडर द ग्राफ, तो आपको एरिया के फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। ऐसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, एरिया ऑफ क्यूब वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इंटू बी, है ना। तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब ये तो याद है आपको, लेकिन आपको किसके बारे में जानकारी नहीं है, स्लोप के बारे में। किसके बारे में जानकारी नहीं है, स्लोप के बारे में। तो स्लोप कैसे निकालते समझो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ले रहा हूं केवल एग्जांपल। हमने क्या किया, दिस इज द ग्राफ। तो ग्राफ ऑलवेज ड्रॉ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी, वन फिजिकल क्वांटिटी टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस। मेरी थोड़ी जीभ कट रही है ना, मतलब जीभ पे छाला है। सेकेंड इज टू बी टेकन अलोंग द वाई एक्सिस। तो मैंने कहा वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब सपोज मेरा ग्राफ क्या है बेटे, हमने कहा हमारे पास ये ग्राफ है, मींस द बॉडी इज मूविंग ऑन द सरफेस इन सच अ वे द वेलोसिटी इज चेंज विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इंग्लिश में कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है आपको, है ना। तो वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये इस तरीके से चेंज हो रही है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। अब यदि मुझसे कहा जाए एरिया बताइए, तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, करेक्ट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ए, मींस ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड अप्रोचेस टू पॉइंट बी। दिस इज द ग्राफ अप्रोचेस टू पॉइंट बी एंड लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्राफ, ये क्या है, along the x axis this is t1, और ये क्या वेलोसिटी दिस इज द एल्टीट्यूड। तो ये क्या है, यहां से यहां तक बेटे ये हो गया हमारे पास, दैट इज v1, और यहां से यहां तक की हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इट इज v2। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा v2, और यहां से यहां तक ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये है t2, ये t2। तो मींस ग्राफ कौन सा है, ग्राफ ये है ए से बी, जिसको मैंने येलो लाइन से डिनोट किया है। एंड नाउ वी कैलकुलेट द एरिया। तो बताओ जरा एरिया क्या होगा। तो देखिए इसके अंडर का एरिया अंडर द ग्राफ, तो बेटे एरिया के अंडर यदि मैं इस तरीके से ये शेडेड पोर्शन ड्रॉ कर दूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज ट्रेपेजियम। क्या है हमारा ट्रेपेजियम। तो बताओ एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा बच्चों, एरिया अंडर ग्राफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और यदि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो क्या लिखेंगे हम, 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, अब यदि ये हाइट है तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ये है पैरेलल लाइंस, तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी लेंथ v1, इसकी लेंथ कितनी है v2, तो क्या हो जाएगा हाफ
ब्रैकेट v1 प्लस v2 इंटू इन दोनों के बीच का सेपरेशन t2 माइनस t1, t2 माइनस, भाई यही तो है, t2 माइनस t1। तो बताओ वेलोसिटी मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, टाइम मेजर्ड इन, तो मीटर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, क्या बचा मीटर, मीटर क्या है डिस्टेंस। इसका मतलब दिस इज द ग्राफ ड्रॉ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्ड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिस्टेंस। तो ये किसके बराबर है, दिस इज द डिस्टेंस और व्हाट एवर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो मीन्स ग्राफ ड्रॉ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी गिव्स द इंफॉर्मेशन थर्ड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिस्टेंस। तो whenever it is required to calculate the distance by velocity time graph by, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, एरिया, क्या करेंगे, तो एरिया कब अप्लाई करेंगे, सोचो, सुनो, एरिया अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी, है ना, इसकी जगह पर कुछ भी हो सकती है, पावर हो सकता है, टाइम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमारी फिजिक्स में यूज हो रही है ना, या मैथमेटिक्स में यूज हो रही है, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो यहां पर लाई कर रही है एक्सिस पर, गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, गिव्स द ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड बाय एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द, बोलो एस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू, तो वेलोसिटी ये रही और टाइम ये है, वेलोसिटी का मल्टीप्लाइड टाइम से किया तो क्या मिला मुझे, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब जब भी थर्ड फिजिकल क्वांटिटी बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है तो ग्राफ में मैं हमेशा क्या अप्लाई करूंगा, एरिया, क्या करूंगा। अब जैसे यहां पर मैंने फोर्स कर दिया, यहां मैंने डिस्टेंस कर दिया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, क्या होता है। तो यदि ये फोर्स होता, ये डिस्प्लेसमेंट होता, ग्राफ यही होता, तो अब एरिया किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता, वर्क डन के, किसके बारे में, तो यहां पर ये किससे कन्वर्ट हो जाता, वर्क डन से। अरे नहीं आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात या नहीं है। ऐसे ही इंपैक्ट क्या होता है, इंपल्स, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू, तो यदि ये फोर्स होती और ये टाइम होता तो दोनों का प्रोडक्ट मुझे किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, तो ग्राफ से मैं किसी भी थर्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आगे बात समझ में, जैसे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, अब बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, फाई इज इक्वल टू बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। आगे पढ़ाएंगे सब चीज, लेकिन कम से कम फैमिली मेंबर को जानो सही, आगे आएगा पूरा मैग्नेट, तो सबसे पहली टर्म सी क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू ए क्या है, एरिया। तो यदि यहां पर बी मैग्नेटिक फील्ड दिया है, यहां एरिया गिवन है और मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स, तो क्या निकालूंगा, एरिया अंडर द ग्राफ। समझ में आ गई। अब ऐसे ही एक और होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, एंड एरिया। तो यदि इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से कन्वर्ट कर चेंज कर दिया और इसको किससे कर दिया, इसको मैंने एरिया से, तो अब मुझे क्या है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अरे आगे समझ में, तो ये एग्जांपल सफिशिएंट। अब देखो यहां पर स्लोप कैसे देखेंगे, तो बेटा स्लोप का फार्मूला लिख रहा हूं मैं, एरिया समझ में आगे कब लगाते हैं, एरिया। अब हमारे पास है नेक्स्ट वन, दैट इज स्लोप। स्लोप मतलब होता है ढलाव, क्या होता है, ढलाव। जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं या ऊपर नीचे से ऊपर, तो इसका बेस से कितना एंगल बना रहा है, इसे कहते हैं स्लोप। बच्चे झूला झूलते हैं, स्लोप के ऊपर रपटते हैं, तो वही क्या है, मींस बेस से ये कितना इंक्लाइंड है, जो इंक्लाइनेशन है या डिक्लाइनेशन है, इसी को क्या कहते हैं हम, स्लोप। क्या बोलेंगे, तो देखिए जरा, जैसे मैंने आपसे कहा अभी पहले वाले क्वेश्चन में, मैं यहां दोबारा ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये है बेटे वाई और ये मैंने कहा है एक्स एक्सिस, एंड सपोज दिस इज द ग्राफ, बेसिक ले रहा हूं मैं, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यदि ये वाली पोजीशन किसे रिप्रेजेंट कर रही है, x1 को, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, x2 को, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, y1 को, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, y2 को, ठीक है। अब
हमारे को निकालना है इसका स्लोप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द कोऑर्डिनेट। क्या लिखेंगे? इसके कोऑर्डिनेट। बताओ बच्चों कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके? तो x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। एक एंगल थीटा फ्रॉम द x एक्सिस। कितना एंगल बना रहा है ये? थीटा। तो इसे कहते हैं स्लोप। किसे? थीटा को। तो क्या लिखेंगे? टेंजेंट ऑफ थीटा। क्या है ये? टेंजेंट ऑफ थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन, तुम्हें दिखाई दे रहा है शिवांगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा? बेस। चिंता मत कर, हिंदी इंग्लिश दोनों चलती हैं। जब मैं उसमें आता हूं किसमें, रिवर फ्लो में, तब इंग्लिश आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारा हिंदी में है। कुछ चीज समझ में ना है पूछना। इंग्लिश कोई लैंग्वेज टिपिकल नहीं, आसान है, ठीक है ना। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे, बोलना भी सीखोगे सब लोग। बेस एंड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। तो बताओ जरा, हम क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर ये है, तो मीन्स ये यहां से यहां तक गया, तो यहां पर पोजीशन क्या थी? यहां पर पोजीशन क्या है? तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो गई? अरे शाबाश, आई के नहीं। इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी है? y2 माइनस 1। इसकी लेंथ कितनी है? x2 माइनस x1। तो ये आ गया। तो बस यही होता है स्लोप, काम खत्म। समझ में आ गया? आ गया। अब देखो, जैसे यहां पर ये है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। अब मैं यदि यहां पर इसकी कोऑर्डिनेट लिखता हूं तो क्या आएगा कोऑर्डिनेट? t1 v1। अरे पहले तो x एक्सिस लिखा जाता ना, फिर y एक्सिस, तो t1 v1, t2, आपके पास मैथमेटिक्स है ना, t2 v2। तो बताओ स्लोप क्या होगा? शाबाश, y2 माइनस, y किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? y2 माइनस v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। और दिस इज नोन एज चेंज इन वेलोसिटी, एंड अपॉन चेंज इन क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो m is analogous to m means this is the slope, gives the information about the in the vt graph, in the, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। अब तो क्लियर हो गया होगा? करो। नहीं समझ में आ गया? नोट उस पर देख लेना ना, मैं तो वीडियो भेज दूंगा, अपना आराम से बैठ के लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले समझो, क्योंकि अभी मेन नहीं है, अभी 3 दिन के अंदर बहुत सारी चीजें खत्म करनी है। ये तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी थी, थोड़ी बहुत हमने आपको और दे दी। तो बेसिक क्या है? ग्राफ समझ में आया कि ग्राफ ये है। अब देखो नेक्स्ट क्या है ग्राफ के बारे में। ये थी मेरी बेसिक्स। अब हमारे पास जो ग्राफ है, मैंने क्या बताया कि ग्राफ, दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन which draw between two physical quantity and gives the information about the third physical। अब मैंने मान लिया कि let we have two physical quantity, two physical quantity। 30 तारीख तक पूरी क्लास में बच्चा नहीं मिले, मतलब तुम्हें जगह नहीं मिलेगी इसमें, ठीक है। 2 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है हमारी? 2 फिजिकल क्वांटिटी x एंड y। लेकिन मैं सबको बैठाऊंगा नहीं, बैठाऊंगा उसे ही जो जिसकी कैचिंग पावर अच्छी होगी और जो डिसिप्लिन में रहेगा, और लेवल तो पता चल जाएगा, मेरा पढ़ाने का लेवल पता चल गया होगा, थोड़ा धीरे धीरे आइडिया तो हो ही गया होगा, ठीक है। ये होता है क्वांटिटी। अब लेट वी हैव 2 फिजिकल क्वांटिटी x एंड y। अब मैंने दोनों के बीच में रिलेशन लिखा, y is directly proportional to x to the power n। मैंने मान लिया इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, y is directly proportional to x to the power n और x is directly proportional to y to the power n। n कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव। n की वैल्यू क्या है बेटे? n is equal to -1 -2 0 +1 +2, कुछ भी हो सकती है, +2 एंड अदर हायर ऑर्डर, नेगेटिव 0 एंड, लेकिन क्या नहीं है?
यदि वो फ्रैक्शन में भी है तब भी चलेगी, कुछ भी हो सकती है। अभी हम फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे। तो पहला एग्जांपल मैंने मान लिया बेटे कि n की वैल्यू मैंने मान ली 0। ग्राफ के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है, दोनों मान ली हमने। तो बताओ n इज इक्वल टू 0 है तो क्या इंफॉर्मेशन मिली मुझे? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 0, यानी कि x टू द पावर कांस्टेंट y इज इक्वल टू k इंटू 1। k क्या है? कांस्टेंट। तो मैंने क्या लिखा? y इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू कांस्टेंट या x इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ क्या होगा? देखो ये x ये y। संस्कृति करिए, अब तो मजा सा आ रहा, मजा आने लगा, आएगा धीरे धीरे, कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, y और x। ठीक है, अब क्या चीज कांस्टेंट है? y कांस्टेंट है। यदि y कांस्टेंट है तो इसका मतलब x में मैं कितना भी चेंज करूं y की वैल्यू चेंज है, तो ग्राफ कैसा होगा? जो कांस्टेंट है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, दैट इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट। और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, x इज इक्वल टू, अरे आया समझ में, ये आ गया, ये दो ग्राफ हो। अब इसे याद रखोगे कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है उसका ग्राफ क्या होगा? उस पर्टिकुलर एक्सिस से परपेंडिकुलर। मैंने कहा y इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब 5 जहां पर भी है उससे x इज इक्वल टू 3। 3 क्या है? कांस्टेंट है। 3 क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट ग्राफ नोट भी करवा दूंगा। देखो n की वैल्यू क्या मैंने मान ली? 1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यदि n की वैल्यू 1 है तो क्या होगा बेटे? पहले वाला इक्वेशन या तो हो सकता है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या और x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? बिकॉज इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या होती है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ a straight line. तो now this can be written as y is equal to mx, और इसे क्या लिख सकते हैं? x is equal to my। तो आप अभी फिलहाल एक को याद रखो, y is equal to mx। वही सेम रूल उसके लिए, वेयर m क्या है? स्लोप। स्लोप तो m क्यों क्या लिख सकते हैं? y अपॉन x, या मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा y अपॉन, अरे वही तो आ गया। तो बताइए ग्राफ सुनो अब ध्यान से। अब यहां पर दो कंडीशन हो, एक तो ये हो गई। अब यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y कितना आएगा? 0। इसका मतलब ग्राफ कहां से पास होगा? ओरिजिन से। हम कैसे चेक करते हैं कि ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं? कि एक फिजिकल क्वांटिटी को यदि 0 पुट करूंगा तो दूसरी वाली क्या आएगी? 0। दैट मीन्स द ग्राफ इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ग्राफ कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। तो देखो जरा, मैं यहां ड्रॉ कर दूं, यहां क्या? चलो वहां कर दे रहा हूं। तो ग्राफ क्या होगा? हाँ जी, ये ग्राफ है, कुछ स्पेसिफिक स्लोप है, ये है ग्राफ स्ट्रेट लाइन। कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। y की x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1। तुम्हारा भला हो जा। m की वैल्यू यदि 1 है, m की वैल्यू कितनी मान ली? 1। m की वैल्यू 1 किसे रिप्रेजेंट करेगी? m बराबर क्या होता है? tan थीटा। m इज इक्वल टू, अब यदि m की वैल्यू 1 है तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। दैट इज सिग्निफाई थीटा। पढ़ाया बेटे इसी तरीके से जाता है, एग्जैक्ट भी हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाते हैं नहीं है, शुरू में बताइए कुछ नहीं, सीधा पे चैप्टर पे बच्चा झूम जाता है। अब m इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू, इसका मतलब इसका स्लोप कितना है? पता चल गया? 45। यदि m की वैल्यू 1 है तो थीटा कितना है, यानी कितना एंगल से बनाएगी? 45 से, है ना। अब सोचो यदि x की वैल्यू 0 पुट कर दो, m तो 1 है। अरे m तो 1 है,
x की वैल्यू 0 पुट करो तो y कितना आएगा? x की वैल्यू क्या है? तो x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो y कितना आ गया? x की वैल्यू 1 है तो कितना आएगा? अरे ये हो गया ना, y इज इक्वल टू x, x की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 1, y इज इक्वल टू x की वैल्यू, तो यानी कि ये सिमेट्रिकली आगे बढ़ रहा है। x की वैल्यू -1 करूंगा तो y कितना आएगा? तो दोनों तरफ एक जैसा रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब यदि मैंने ये लिख दिया, समझ में आ गया ना? अब देखो, मैंने कहा m इज इक्वल टू -1, मैंने कहा y इज इक्वल टू -x, तो अब m की वैल्यू कितनी है? -1, तो अब ग्राफ क्या हो जाएगा? अब ग्राफ ये हो जाएगा, ये आगे ग्राफ। ये किसका ग्राफ था? y इज इक्वल टू mx, और ये किसका ग्राफ है? माइनस ऑफ mx, माइनस ऑफ। अब सुनो, जो जर्नल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? मैंने क्या कहा, आप 12th में है, आपको सब आता है, बस मैं रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है, घबराओ मत। स्टैंडर्ड इक्वेशन, मैंने सोच रहा आता तो नहीं है, खैर थोड़ा थोड़ा। स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस mx प्लस माइनस c क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट। c क्या है? c दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है, कहां? ठीक है भाई। तो इसकी 4 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? दो तो ये नहीं, y इज इक्वल टू, c की वैल्यू 0 थी, c की वैल्यू, m की वैल्यू पॉजिटिव थी तो ये ग्राफ, m की वैल्यू नेगेटिव थी, c की वैल्यू 0 थी तो ये ग्राफ। c यदि 0 होगा तो कहां से पास होगा? ओरिजिन से। कहां से पास होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट, यानी कि ग्राफ कहां से कट हो रहा है? c से, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, और क्या हो सकती है? y इज इक्वल टू mx माइनस c। भाई स्लोप कैसा है इन दोनों केस में? m इज पॉजिटिव, c पॉजिटिव भी हो सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? यहां लिख दे रहा हूं a। b क्या है? बोलो। y इज इक्वल टू -mx स्लोप कैसा है? m इज नेगेटिव। क्लियर? अब बताओ, c जब 0 था तो पास हो रहा था ओरिजिन से, अब c पॉजिटिव से है, c पॉजिटिव से, इसका मतलब यही वाला ग्राफ ऊपर उठ गया, तो क्या हो जाएगा ग्राफ? ये ग्राफ पास होगा यहां से, इसी के पैरेलल, ये इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट। पहले कहां से कट हो रहा था? ओरिजिन से, जब c 0 था। c कैसा है? अब इसका m कैसा है? जो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव स्लोप, नीचे जाएगा तो m नेगेटिव, m पॉजिटिव, ठीक है। अब बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी? mx प्लस c। अब ग्राफ देख के बता दो कि इक्वेशन क्या है। यदि स्लोप भी पॉजिटिव है और पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, तो इक्वेशन क्या होगी? अब mx माइनस c, m पॉजिटिव है यानी ग्राफ ऊपर ही जाएगा, लेकिन कहां से जाएगा? नीचे से। ये आ गया, ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू mx माइनस c। गेटिंग माई पॉइंट? अब बोलो, हाँ जी, अब बोलिए क्या नाम है, जो भी नाम है, हाँ जी। y इज इक्वल टू mx माइनस mx प्लस c, तो प्लस c से कट होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू mx माइनस c माइनस mx, ओ माइनस mx, अबे तेरा बड़ा, ये y इज इक्वल टू
पहले बताओ समझ में आ गया? ये बन गई रंगोली, चटाई बन गई है। तो ये चटाई याद रखो दिमाग में बसाल कि ये किसकी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स की। ये किसकी है, ये किसकी है, ये माइनस एम एक्स, खत्म। समझ में आ गया? तो ये क्या थी हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, याद रहेगा? तो जब भी मैं ग्राफ दूंगा क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, मैंने कहा n की वैल्यू 2 कर दो, क्या हो गई 2। भाई हमने 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब 2 ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर और x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला किसकी इक्वेशन है, ठीक है। अब समझना, यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y कितना होगा 0। भाई एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 तो रहेगा, अगर ये 0 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। सही कह रही हो, 0 के आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या है 1 होगा। भाई मैंने y इज इक्वल टू एक्स लिखा था, तो x का मल्टीप्लायर क्या है 1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना y इज इक्वल टू 1x। तो 0 का आगे कुछ नहीं है तो ये क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तुम सोचो, कुछ भी गलत सोचो, मैं उसे प्रूफ करूंगा तुमने सही सोचा। चलो गलत मत सोचना, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा बेटे, ग्राफ समझो किसकी पावर कम है, y की। तो यदि ये y एक्सिस है और ये x है, पावर किसकी कम है, तो क्या होगा, एक ग्राफ क्या बनेगा, देखो एक ग्राफ बनेगा ये कटोरे जैसी शेप, इसे कहते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, जिसकी पावर कम होगी उसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है। क्योंकि यदि मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी +-2, क्या होती है, उसे कहते हैं सिमेट्रिकल। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +-y, एक्स की वैल्यू क्या आएगी +-, तो प्लस साइड में भी और इसलिए सिमेट्रिकल, ठीक है। अब बताओ ऐसे ही मैंने कहा ये वाला ग्राफ ये क्या है, किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, +x के, तो क्या आएगा y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये किसका है, बोलो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो किसकी पावर कम है ना, ये क्या है, ये किसके अबाउट है, ये -x है, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है -y, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ क्या होगा, बोलो ये ऐसा एक और फुलझड़ी बन गई है। तो ये क्या है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एक और नई रंगोली बन गई है, तो इसे याद रखो। समझ में आ गया, अरे नहीं रंगोली नहीं बना रहा मैं, इक्वेशन बता रहा हूं कि ग्राफ कैसे बनते हैं, समझ में आ गए। तो यदि एक ग्राफ दिया है तो ये किसका ग्राफ है, पैराबोला का। ये क्या शेप है, पैराबोला, इसका ग्राफ कैसा होगा, अरे ग्राफ क्या होगा, y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब जैसे समझो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब u इज इक्वल टू 0 एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मूविंग विद, तो a कैसा है, तो हम क्या लिखेंगे, ये तो पार्ट हो गया 0, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आगे बात सुनो, ग्राफ कैसा होगा, वन फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, तो ग्राफ कैसा होगा हमेशा, t³ हो तब भी पैराबोला होगा, t4 हो तब भी पैराबोला होगा, पैराबोला होंगे, ठीक है।
जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी स्क्वायर, वैसे वैसे इस कटोरे का स्पैन एरिया कम होता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। जैसे जैसे टी की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे इसका साइज एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ग्राफ कैसा होगा? किसके अबाउट? ये टी है, ये माइनस टी, तो ग्राफ क्या आएगा? क्या ये सही है? नेवर। क्यों? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ग्राफ कैसा होगा? हाफ पैराबोला। कैसा होगा? याद रखें, होगा पैराबोलिक लेकिन हाफ, क्योंकि टाइम नेगेटिव। तो ये भी पैराबोला है, ये भी क्या है? समझ में आ गया? नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? पक्का पक्का। तो ये याद रखना पैराबोला ग्राफ कब बनता है। अब इससे ऊपर कितनी पावर बढ़ा दो पैराबोला ही होगा ग्राफ, इससे ऊपर कितनी पावर बढ़ा दो ग्राफ कैसा होगा? तो चोट लग गई है? अच्छा हाँ हाँ, पहले तो अमिताभ बच्चन जैसे बाल थे, आज कट गए। कहा था n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू -1। तो बताओ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर, या मैं क्या लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू 1/x, और क्या लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1/, नहीं बल्कि k/x कर ले। क्या कर दिया मैंने? ये रहा k/x कॉन्स्टेंट। तो ये किसकी इक्वेशन है? एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर। टाइम बता दिया ना मुझे लग रहा है 1.5 घंटा हो गया। देख ना बेटा, मुझे तो जाना है, तू तो घर से फ्री है। हो नहीं होगा। रेक्टेंगुलर स्पीड ज्यादा है ना, सही लग रही है स्पीड, हाइपर बोला। ठीक है, तो यदि x की वैल्यू, सुनो, y इज इक्वल टू k/x, x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना आएगा? और या y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो भी x कितना आएगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब नेवर टच। तेरा फिलो अभी तार दूंगा, समझिए ना, ब्रह्मोत्तरा फिलो में। सुनो, कोई बात नहीं, बालों को पैसे पड़ती रहा, तुम भी आओगे ऐसे फ्लो में, पढ़ चुका है ना। देखो क्या है हमारा कि द ग्राफ नाइदर टच x एक्सिस नॉर टच y एक्सिस। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यदि 0 पुट करूंगा तब भी y कितना आ रहा है? इनफाइनाइट। कहां टच करेगा? इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट कहीं है ही नहीं। तो ग्राफ कैसा होगा? बोलो मैं मत यार, वीडियो बननी है, तूने मेरा मुझे कटवा, ऐसा मत बोलो, ठीक है? तो मुझे याद नहीं रहता मुझे क्या बोलना है। y x, ऐसा हुआ एक बैच में जो है, मैंने ये कैमरा लगा दिया शुरुआत में, मैं कोई बोल रहा हूँ, वीडियो बन रही है अब, तो आप लोग बोलना शुरू करते हैं, तो ठीक है। तो वहाँ लड़की बैठी हुई थी पीछे की साइड को, वो तुरंत ही जेब में से निकाला मिरर, शीशा, चेहरा वेरा दिख रख के, मैं तेरी नहीं बन रही है, मेरी बन रही है, इसका फोकस आ गया, तो अपना चेहरा का वो करे लाल पीला, सुनो ये आ गया। तो ऐसा होता है गर्ल्स के साथ में, वाई और ये एक्स, वाई और उसे लगा होगा ना पता चला मेरे पीछे हूं और मेरा ही फेस ऐसा हो रहा है, गड़बड़ा रहा है, वाई और एक्स। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है ये? ठीक है, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल में किक मारते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो जब किक मारते हैं पहले गियर पर तुरंत गाड़ी की स्पीड क्या होती है? 100 की वगैरह। हाँ, दौड़ेगी गाड़ी 100 की स्पीड पर पहले गियर में, पहले गियर में, पहले गियर में। सुनो, पहले गियर का मतलब होता है जो इंजन का टॉर्क है दैट इज मैक्सिमम। तुम यदि उसमें पहले गियर में दौड़ाने की कोशिश करोगे तो गाड़ी आवाज करेगी, अरे छोड़ मुझे, है ना, स्पीड नहीं पकड़ने की। पहले गियर में क्या स्पीड रहेगी? 10 या
15 की। अब जैसे ही आप और ज़्यादा करोगे तो आवाज़ देने लगेगा इंजन, और ज़्यादा टॉर्क मत डालिए, स्पीड बढ़ा रहे। अब जैसे आपने दूसरा गियर अप्लाई किया तो टॉर्क कम हो जाएगा, इंजन से आवाज़ कम आएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। फिर आपने तीसरा गियर अप्लाई किया तो टॉर्क और कम हो जाएगा, यानी कि इंजन पर लोड कम पड़ रहा है और गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। फोर्थ गियर में जाके गाड़ी का लोड मिनिमम हो जाएगा, स्पीड मैक्सिमम बाइक में। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि तुमने पहले गियर में टॉर्क बढ़ा दिया और गाड़ी भी बढ़ा दी तो गाड़ी धुआं दे जाएगी थोड़ी देर बाद कि मैं चली, इंजन चला जाएगा, है ना। तो इसलिए कभी भी पहले गियर में स्पीड नहीं बढ़ानी चाहिए। गाड़ी का क्या है, टॉर्क मैक्सिमम है, हाई पिकअप होता है, गाड़ी पिकअप के साथ उठती है। पहले गियर में स्पीड कम होगी लेकिन पिकअप मैक्सिमम होगा। आप एकदम से गियर छोड़ दोगे गाड़ी भाग जाएगी आगे, क्योंकि उसका टॉर्क क्या है, और गाड़ी घूमने की कोशिश करेगी। तुमने देखा होगा गाड़ी को उठा देते हैं ऐसे, तो कब उठाते हैं, जब उसका टॉर्क मैक्सिमम है ना। और फोर्थ गियर पर उठा के दिखाए गाड़ी को, घुमाना तो बहुत दूर के बाद सड़क से उठा दे, नहीं उठ सकती, क्योंकि उस टाइम पर क्या है, टॉर्क मिनिमम है। तो टॉर्क और स्पीड दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है, याद रहेगा। तो ये थी मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्राफ। ठीक है, अब यदि जैसे जैसे मैं n की वैल्यू माइनस में बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसका स्लोप कम हो जाएगा। जैसे मैं आपसे दो इक्वेशन दे रहा हूं, क्या कि भाई ये मेरे पास दो ग्राफ है, एक ये और एक ये, तो बताओ इसमें से किसका स्लोप ज्यादा है, नीचे वाले का, और इसका स्लोप, तो ये क्या है, यदि मैं कहूं ये यदि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, y इज इक्वल टू 1/x है, और ये क्या होगा, y इज इक्वल टू 1/x² या एनी हायर ऑर्डर बढ़ाऊंगा स्लोप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑर्डर बढ़ेगा स्लोप क्या हो जाएगा। जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस, यदि ये P है और ये V है तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू RT, R क्या है, गैस कांस्टेंट, TB कांस्टेंट कर दिया तो क्या हो गया, PV इज इक्वल टू, इसीलिए तो आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसा आता है। आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा होता है, रेक्टेंगुलर, और PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये किसका ग्राफ, ये क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस, कौन सा है, तो गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। गामा की वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 से, अरे गामा की वैल्यू क्या होती है 3/2 होती है, 1.2 1.3 1.4, 1 से ज्यादा। गामा बढ़ेगा तो स्लोप क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, वो स्लोप इंक्रीज हो जाता है। तो ये दोनों में यदि बताना कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबैटिक है, तो कौन सा आइसोथर्मल होगा, जिसका स्लोप कम है वो आइसोथर्मल, जिसका स्लोप ज्यादा है वो नहीं है। उसमें कुछ समझ में आया। तो ये थी हमारी क्या बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है।